बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम लोगों ने बात करनी है केल्विन साइकिल की, डार्क रिएक्शन की। हम लोग अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो किस तरह से चलता है, लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली जो सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। ये आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनको डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो डार्क रिएक्शन बेसिकली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। इसके होने के लिए रोशनी का मौजूद होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। इस रिएक्शन के होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन। अब हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है इसकी चंद एक डिटेल्स पढ़ते हैं कि एमडी कैट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज जो बन सकते हैं, इसके ओवरऑल जो प्रोसेस है वो चलता है किस तरह से है। तो डार्क रिएक्शन की अगर बात करें, देखिए दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हमने कल वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है तो हाइड्रोजन के जब आयंस यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एटीपी जो है वो बाहर स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होता है। NADPH जो है ये भी स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होता है। और इन दो मॉलिक्यूल्स को अगर इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन किया जा रहा होगा तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा ये। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इट कैन अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज वाई इसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम भी देते हैं। डार्क रिएक्शन कह लें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह लें। और एटीपी और NADPH के फॉर्म में जो असिमिलेटेड एनर्जी है वो इस्तेमाल की जाएगी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल है मेल्विन कैल्विन के हवाले से। मेल्विन कैल्विन ने ये प्रोसेस जो है इसकी कंप्लीट डिटेल्स को मैप आउट किया था और 1961 में उसे इस काम को करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास C3 पाथवे है, जो डार्क रिएक्शन है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन है। नंबर 2 हमारे पास जो कार्बन फिक्सेशन के बाद पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उसको रिड्यूस किया जाता है, उसकी रिडक्शन की जाती है। और नंबर 3 पे हमारे पास RUBP को रीजनरेट किया जाएगा। नाउ वेयर डज RUBP कम फ्रॉम? व्हाट इज RUBP? RUBP हमारे पास एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। किसी भी साइक्लिक रिएक्शन की ये खूबी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जहाँ से शुरू होगा वहीं पर आकर ख़त्म होता है। और RUBP वो मॉलिक्यूल है जो कि केल्विन साइकिल को स्टार्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। बेसिकली एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे। तो अगर आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रा फर्स्ट स्टेप देखें, इनिशियल स्टेप देखें कार्बन फिक्सेशन की। अगर हम बात करें कार्बन फिक्सेशन, इस डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी तमाम जो रिएक्शंस हैं, बाकी तमाम यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे वो एक दूसरी डायग्राम से पढ़ेंगे जहाँ पे समझना आसान होगा हमारे लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है RUBP, 3 मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के। हम लोगों ने पहले इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया है कि देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन अ राइबुलोज मॉलिक्यूल। राइबुलोज बेस फॉस्फेट है। अब एक राइबुलोज के मॉलिक्यूल में 5 कार्बन के एटम है। टोटल 3 राइबुलोज के मॉलिक्यूल्स अगर आ रहे हैं तो हमारे पास टोटल 15 कार्बन के एटम यहाँ पे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने वाला जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज रुबिस्को, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रुबिस्को हमारे पास वो एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैरी ऑन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है। कार्बन फिक्सेशन है ये। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा, इन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को लिया जाएगा, एक एक कार्बन का मॉलिक्यूल इस एक एक RUBP के मॉलिक्यूल में ऐड किया जाएगा। तो ये जो आपके पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल है ये अल्टीमेटली 6 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। बट दिस मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। ये इस फॉर्म में स्टेबल रह नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये फ़ौरन से दरमियान से टूट जाता है और दरमियान से टूट कर ये 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएगा जो कि 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होंगे। इन्हें हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का नाम देते हैं। वाई डू वी कॉल दीज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है, दैट इज वाई 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि 15 कार्बन के एटम यहाँ से रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे, 3 कार्बन के एटम यहाँ से आए थे, तो हमारे पास 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जिनके अंदर 3-3 कार्बन के एटम्स हैं, तो 18 कार्बन के एटम यहाँ पर मौजूद हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन। अब केल्विन साइकिल को हम लोग C3 पाथवे का नाम भी देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसे C3 पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, इसकी ना मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। आपको अगर एमसीक्यूज पूछा जाए कि क्या इसमें 3 कार्बन एटम्स यूज हो रहे हैं, दैट इज वाई कहा जा रहा है, या इसका जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट होता है इसका, उस वजह से कहा जा रहा होगा। नहीं, इस वजह से नहीं कहा जाता। जो पहला कार्बन का स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस वजह से इसे C3 पाथवे कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होना है रिडक्शन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस काम को करने के लिए इसे प्रिपेयर किया जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। हमारे पास 6 एटीपी जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे वो आएंगे और अपना एक एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डोनेट करेंगे, और 6 एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यहाँ से चले जाएंगे। अब जो फॉस्फेट ग्रुप इन्होंने डोनेट किया है, दैट फॉस्फेट ग्रुप विल गो टू द कार्बन नंबर 1, और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज देर इज अ फॉस्फेट ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 एंड देर इज अ फॉस्फेट ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 3। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, दैट इज वाई बिस फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अब फॉरन से हमारे पास NADPH 6 NADPH मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे। 6 NADPH मॉलिक्यूल ने यहाँ पर आके अब रिडक्शन करनी है। वो क्या क्यों रिडक्शन करेंगे, किस तरह से करेंगे? सबसे पहला स्टेप, ये जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, और जो NADPH है इसका हाइड्रोजन जो है उसे उठाकर इसकी जगह पे, फॉस्फेट की जगह पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब ये हमारे पास केल्विन साइकिल का एक एंड प्रोडक्ट है। केल्विन साइकिल के नतीजे में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जब एक केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। तो उसके अलावा अगर हमारे पास टोटल 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उनमें से 1 मॉलिक्यूल जो होगा दैट इज द प्रोडक्ट, और जो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे इनको रीअरेंज किया जाएगा रीजनरेशन ऑफ RUBP के लिए। इसके अंदर भी 3 ATP के मॉलिक्यूल यूज होंगे, और हमारे पास ये जो 5 मॉलिक्यूल हैं 3-3 कार्बन एटम के, इनको कन्वर्ट किया जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कि 5-5 कार्बन एटम्स के होंगे। एंड इसमें इस काम को करने के लिए 3 ATPs जो हैं वो यूज हो रहे हैं। दिस स्टेप इज नोन एज रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब यहाँ पे MCQs कौन कौन से बनते हैं हमारे पास? सबसे पहले, हाउ मेनी ATPs आर यूज्ड, कितने ATP यूज हुए हैं? टोटल 9 ATP यूज हुए हैं, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। कितने NADPH यूज हुए हैं केल्विन साइकिल के अंदर? 6 NADPH यूज हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो C3 पाथवे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो कि पहला इसका जो स्टेबल कंपाउंड होता है, कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम लोग G3P भी कहते हैं। और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितनी दफ़ा केल्विन साइकिल जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी? केल्विन साइकिल को चलाना पड़ेगा, 2 दफ़ा केल्विन साइकिल चलेगा, तब जाके हमारे पास जो एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दीज आर द MCQs जो कि हमें केल्विन साइकिल से पूछे जाते हैं। अब कुछ MCQs जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, अगर उनको देखा जाए तो विच इज एसोसिएटेड विद द केल्विन साइकिल, कौन सी चीज ऐसी है जो कि केल्विन साइकिल के साथ एसोसिएटेड है? क्या इसमें ATP प्रोडक्शन होती है? नहीं, ATP तो यूज हो रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। तो दैट इज द राइट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C3 पाथवे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, सभी सेम चीज हैं। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगा, इसका प्रोडक्ट होगा G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और जब ये 2 दफा कंप्लीट हो जाएगा देन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। If 12 NADPH are used in Kelvin cycle,
देन हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि एक केल्विन साइकिल हमारे पास जो होता है, एक केल्विन साइकिल में कितने NADPH यूज होते हैं, 6 NADPH आर यूज्ड। और एक केल्विन साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज हाफ ग्लूकोज। तो अगर 2 दफ़ा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगा, हमारे पास 12 NADPH यूज होंगे, तो एक कंप्लीट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होगा, 1 ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस्ड। केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 पाथवे ड्यू टू। अब यहाँ पे देखिए कि क्या इसकी इनिशियल इनकॉर्पोरेशन में 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, हो तो यही रहा है, लेकिन ये वो रीजन नहीं है इसे C3 पाथवे क्यों कहा जाता है। क्या इसमें इसका जो प्रोडक्ट है वो G3P है, प्रोडक्ट तो इसका यही है, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन वाई इट इज कॉल्ड C3 पाथवे। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड C3 पाथवे। और इसमें 3 स्टेप ही होते हैं, स्टिल दैट इज नॉट द रीजन इट इज कॉल्ड C3 पाथवे। विच इज नॉट ट्रू फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है, डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली। ये पॉइंट काफी वैलिड है कि इसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो ये तो इसके लिए ट्रू है। इट यूजेस ATP, बिल्कुल ट्रू है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इसमें प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन जी स्कीम इसको नहीं कहा जाता। जी स्कीम जो है दैट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो दैट इज द राइट आंसर। जो जी स्कीम है वो केल्विन साइकिल के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है। The process in which carbon from CO2 is incorporated into an organic compound, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन का एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए को फर्दर ब्रेकडाउन किया जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन है जिसमें H2O की लाइसिस होती है, फोटोलाइसिस होती है, और इसमें ATP प्रोड्यूस होते हैं, साथ NADPH प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो आपने बेसिकली बाकी तमाम ऑप्शंस को रूल आउट करना है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है, दैट इज केल्विन साइकिल, जो कि इसका राइट आंसर है।